हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है फॉर सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम। उसी के अंतर्गत ये आज की आपकी 17 क्लासेस, इससे पहले 16 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख पाएंगे और ये क्लासेस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। 8 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है और आज है आपकी 4 जुलाई। तो एग्ज़ाम में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे? 100 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पर आप 100 क्वेश्चंस सारे ही अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में नहीं होने वाली है। इन 100 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, यानी कॉस्मेटोलॉजी से 75 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 क्वेश्चन किससे रहेंगे? मैथ्स और रीजनिंग से रहेंगे। मैथ्स रीजनिंग काफ़ी इजी है, तो आप कहीं से भी, मैं आप पहले भी सजेस्ट करती थी कि आपको जहाँ से भी क्लासेस मिले मैथ्स रीजनिंग की, आप उनको कर लीजिए, चूँकि 8 से 10 चैप्टर ही मैथ में मेन थे जो जिससे आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करके जाइएगा, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, तो इन चैप्टर से क्वेश्चंस आप ज़रूर लगा के जाइए। और रीजनिंग की रही बात, तो कोडिंग डिकोडिंग आप ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। तो ये इससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने के चांसेस रहेंगे और अच्छे नंबर आएंगे और आपको अच्छा एनएसटीआई कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ रेज़र शुड नॉट बी यूज्ड ऑन। ये रेज़र है, ठीक है, मतलब एक रेज़र का उपयोग इस पर नहीं किया जाना चाहिए। किस पर नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन है आपके ड्राई हेयर पर, यानी सूखे बालों पर, या फिर गीले बालों पर, या फिर सीधे बालों पर, या फिर मुलायम बालों पर, जिसे सॉफ्ट बाल हेयर कहते हैं। तो किस प्रकार के बालों पर रेज़र का यूज करने से मना किया जाता है? ड्राई हेयर पर डायरेक्ट रेज़र नहीं चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ वेट स्टरलाइजर इज अ क्लोज्ड कंटेनर इन विच इम्प्लीमेंट्स आर इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ डैश, यानी एक गीला विसंक्रामक यंत्र एक बंद कंटेनर है जिसमें उपकरण को किस विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है। किस विलयन में डुबोया जाता है? ऑप्शन है आपके कॉस्टिक विलयन में, या फिर एक जीवाणुनाशी विलयन में, जर्मिसाइड विलयन में, या फिर एंटीसेप्टिक विलयन में, या फिर डिओड्रेंट यानी एक दुर्गंध दूर करने वाले विलयन में। तो जो आपका टूल होता है उसको किस में डुबोया जाता है? जर्मिसाइड सॉल्यूशन जो होता है उसमें, यानी एक जीवाणुनाशी सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, विलयन में डुबोया जाता है, जिससे टूल में किसी भी प्रकार का अगर जीवाणु है, ठीक है, जर्म्स हैं, तो वो क्या हो? नष्ट हो जाए। और किसी व्यक्ति के ऊपर अगर यूज़ हो रहा है तो उससे उसको किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ लॉन्ग नैरो फेस विथ हॉलो चिक्स रिसेंबल्स द डैश, यानी खोखले गालों के साथ एक लंबा संकीर्ण चेहरा कैसा दिखता है? ऑप्शन है आपके ओवल फेस, यानी अंडाकार चेहरा दिखेगा, या फिर आयताकार रेक्टेंगुलर फेस दिखेगा, या फिर डायमंड फेस यानी हीरे जैसा चेहरा दिखेगा, या फिर ट्रायंगुलर फेस त्रिकोणीय चेहरा दिखेगा। तो लंबा और खोखले गालों का चेहरा कैसा दिखता है आपको? ये आपका शायद डायमंड टाइप फेस दिखेगा। आप खुद से एक बार एज्यूम करके देखिएगा किस तरह का ये फेस इस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेन मसल्स ऑफ द स्कैल्प, यानी निम्न में से कौन सी सिर की मुख्य मांसपेशी है? ऑप्शन है आपके ऑसिपिटो प्रोटॉलिस, ठीक है, फ्रोमोटोलिस, या फिर नैसलिस, या फिर रिसोरियस, या फिर कैनिनस। तो जो इनमें से कौन सी सिर की मुख्य मांसपेशी है? तो मुख्य मांसपेशी की बात करें तो ये क्या है? ऑसिपिटो फ्रोमोटोलिस, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वैज्ञानिक नाम है और ये आपके सर की मुख्य मांसपेशी होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
Which among the following factors determines the duration requires for pre-softening in hair tinting? यानी निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बाल को टिंटिंग से पूर्व नरम होने के लिए आवश्यक अवधि निर्धारित करता है? ऑप्शन है आपको बालों का रंग यानी कलर ऑफ हेयर, बालों की बनावट यानी टेक्सचर ऑफ हेयर, या फिर बालों की लंबाई यानी लेंथ ऑफ हेयर, या फिर बाल की सरंध्रता यानी पोरोसिटी ऑफ हेयर। तो कौन सा कारक है जो बालों की टिंटिंग में से पूर्व नरम होने के लिए आवश्यक अवधि को निर्धारित करने का कार्य करता है? ये पोरोसिटी ऑफ हेयर यानी बालों की सरंध्रता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग केसेस फिंगर वेव इज मोर इफेक्टिव? यानी निम्नलिखित स्थिति में से कौन सी उंगली से मालिश अधिक प्रभावी होती है? ऑप्शन से आपके अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ नेचुरल हेयर ग्रोथ, यानी जिस तरफ आपकी हेयर की ग्रोथ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फिंगर्स से मालिश कर रहे हैं तब, या फिर टूवर्ड्स द फेस, चेहरे की तरफ कर रहे हैं तब, या फिर प्राकृतिक बाल विकास की दिशा के साथ यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल हेयर ग्रोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित किस स्थिति में उंगलियों से मालिश करना अधिक प्रभावी माना जाता है, अधिक प्रभावी होता है? ये आपका टूवर्ड्स द फेस यानी पीछे से आगे की तरफ मालिश करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग केसेस फेशियल पाउडर मस्ट नॉट बी यूज्ड? यानी निम्नलिखित में से किस स्थिति में चेहरे का पाउडर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? तो किस स्थिति में फेस पाउडर नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ऑप्शन है आपके पॉट फेशियल फॉर ऑयली डिन यानी फेशियल के बाद तैलीय त्वचा के लिए, या फिर पॉट फेशियल फॉर ड्राई स्किन यानी फेशियल के बाद सूखी त्वचा, या फिर पोस्ट हॉट ऑयल मास्क यानी गरम तेल मास्क के बाद, या फिर मुहासे उपचार के बाद। तो किस स्थिति में चेहरे पर फेस पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? मुहासे उपचार के बाद फेस पाउडर अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुहासे का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके चेहरे के पोर्स ओपन हो जाते हैं। जब आप उस पर फेस पाउडर अप्लाई करेंगे तो उन पोर्स में क्या हो जाएगा, पाउडर फिल हो जाएगा, जो कि नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो मुहासे का जब ट्रीटमेंट करते हैं पोस्ट एक्ने ट्रीटमेंट, तो उसके बाद आप फेस पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फाइन टीथ ऑफ द स्टाइलिंग कॉम्ब आर यूज टू? यानी स्टाइलिश कंघों के दांतों का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है? ऑप्शन है आपके कॉम्ब एंड पार्ट द हेयर यानी बालों को बांटना और भाग करने के लिए यानी पार्टीशन करने के लिए, या फिर कॉम्ब द सबसेक्शन बिफोर कटिंग यानी काटने से पहले सबसेक्शनिंग करने के लिए, बालों को विभाजित करने के लिए कंघी करते हैं, या फिर डिटेंगल वेट हेयर यानी गीले बालों को अलग करने के लिए, या फिर होल्ड द हेयर एट हाई एलिवेशन बालों को ऊपर से पकड़ने के लिए। तो स्टाइलिंग कंघों के दांतों का यूज कब किया जाता है? काटने से पहले सेक्शनिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझेंगे नहीं, बड़े स्टाइलिंग कंघे मतलब कि बड़े दांतों के जो कंघे होते हैं उनसे आपके बाल उलझते कम हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ऑल द फॉलोइंग आइटम्स आर रूटीनली यूज्ड व्हेन हैविंग अ शैम्पू एक्सेप्ट? यानी शैम्पू करते वक्त किसके अलावा निम्नलिखित सभी आइटम नियमित रूप से उपयोग किए जाते हैं? कौन सा एक आइटम है जिसको नियमित रूप से अप्लाई नहीं करते हैं? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है। ऑप्शन है आपके एन इंफ्रारेड लैम्प, या फिर कॉम्ब एंड हेयर ब्रश यानी एक कंघी और ब्रश का, या फिर शैम्पू कैप का, या फिर टॉवेल्स का। तो किसका यूज रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूसली रूटीनली नहीं करना चाहिए, एडवाइस दी जाती है? तो ये है आपका एन इंफ्रारेड लैम्प। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इससे क्या होती है, इंफ्रारेड लैम्प से हानिकारक किरणें निकलती हैं जो कि आपके अगर स्किन पर रेगुलरली पड़ेंगी तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी, इफेक्टेड होगी, जल सकती है, या फिर किसी भी प्रकार का उसमें
एलर्जी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अ नॉर्मल रिएक्शंस ड्यूरिंग अ वैक्सिंग ट्रीटमेंट, यानी वैक्सिंग उपचार के दौरान होने वाली सामान्य प्रतिक्रिया क्या है। ऑप्शन है आपके, एलर्जिक रिएक्शन यानी एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है, ब्लड स्पॉटिंग खून के धब्बे जम जाते हैं, या फिर बर्निंग ऑफ द स्किन यानी त्वचा जलने लगती है आफ्टर वैक्सिंग, या फिर स्ट्रिपिंग ऑफ द एपिडर्मिस यानी एपिडर्मिस की स्ट्रिपिंग होने लगती है, एपिडर्मिस में स्ट्रिपिंग होने लगती है। तो कौन सा जो है रिएक्शन होता है जो कि सामान्य होता है, नॉर्मली मैक्सिमम लोगों को हो जाता है। तो ये एलर्जी प्रतिक्रिया बहुत से लोगों में क्या होता है, वैक्सिंग के बाद जो है एलर्जी होती है, वाइट वाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं, या फिर जहाँ पे आपके रोम छिद्र होते हैं वहाँ पर वो वाला भाग आपका क्या हो जाता है, उभर आता है थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आफ्टर हाउ मच ड्यूरेशन द पेपर कप्स इन सैनिटरी फिंगर्स बाउल्स टू बी रिप्लेस्ड, यानी कितने समय बाद सैनिटरी फिंगर बाउल में से पेपर कप बदलने चाहिए, कितने टाइम के बाद बदलने चाहिए। ऑप्शन है आपके, वंस एवरी डे यानी हर दिन में एक बार बदल देना चाहिए, वंस पर कस्टमर यानी प्रति ग्राहक एक बार ही यूज करे उसके बाद बदल दें, या फिर आफ्टर 5 कस्टमर 5 ग्राहक इस्तेमाल कर लें उसके बाद बदल दें, या फिर ओनली आफ्टर इट गेट्स डर्टी यानी केवल गंदे होने के बाद ही बदलें। तो कितने देर बाद बदल देना चाहिए, वंस पर कस्टमर यानी एक कस्टमर पर एक कस्टमर ने यूज कर लिया है उसके बाद आप उसे चेंज कर दे, उसी पेपर को दूसरे कस्टमर पर अप्लाई नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट नॉट बी यूज्ड ऑन फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी विद्युत उपकरण में आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी से आग अगर लग रही है तो किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर नहीं यूज करना चाहिए। ऑप्शन हैं वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर ब्लैंकेट का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लग रही है तो किस तरह के जो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करना चाहिए, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following would be classed as confidentially information and should never be given out, यानी निम्नलिखित में से किसको गोपनीय जानकारी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और इसे कभी किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन से आपके क्लाइंट डिटेल्स यानी ग्राहक का विवरण किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, या फिर स्टाइलिस्ट नेम, स्टाइलिस्ट का नाम किसी को नहीं देना चाहिए, फिर सैलून टेलीफोन नंबर, सैलून का टेलीफोन नंबर, या फिर सैलून प्राइस लिस्ट यानी सैलून की जो मूल्य सूची है, प्राइस लिस्ट है जिसमें सभी प्रकार के जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं उनका प्राइस लिस्टेड रहता है, उसका विवरण किसी अन्य इंसान को नहीं देना चाहिए। तो इनमें से कौन सा है जो गोपनीय जानकारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो सभी को पता है क्लाइंट डिटेल, क्लाइंट की डिटेल्स आप किसी अन्य क्लाइंट या किसी के अन्य इंसान से नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये एक तरह का गोपनीय विवरण है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें स्टाइलिस्ट नेम तो आप देंगे, प्रेफर करेंगे कि हाँ ये स्टाइलिस्ट अच्छा है इनके पास आप जाइए। सैलून का फ़ोन नंबर भी आप दे सकते हैं जिससे कन्वीनियंट रहेगा, व्यक्ति आपसे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकता है। और सैलून प्राइस लिस्ट सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाइंट डिटेल जो है ये किसी को नहीं देना चाहिए, अदर व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ यूज टू अचीव गुड स्लिप ड्यूरिंग अ मसाज, यानी मालिश के दौरान अच्छी फिसल प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, मसाज के दौरान क्या करते हैं, किसी प्रकार का ऑयल जेल या क्रीम लगाते हैं जिससे क्या होता है, बॉडी स्लिप करने लगती है और मसाज अच्छी होती है। तो किस प्रकार मालिश के दौरान अच्छी फिसल के लिए क्या उपयोग करते हैं। ऑप्शन से आपके नरिशिंग क्रीम यानी पौष्टिक क्रीम का यूज करते हैं, या फिर स्किन फ्रेशनर का यूज करते हैं, या मसाज क्रीम का यूज करते हैं, या फिर मॉइस्चराइज़र का यूज करते हैं। तो किसका यूज करते हैं अच्छी स्लिप प्राप्त करने के लिए यहाँ पर,
मसाज क्रीम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मसाज के लिए मसाज क्रीम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेल पॉलिश इज अप्लाइड, यानी नेल पॉलिश लगाना चाहिए कब कैसे लगाना चाहिए। ओवर द बेस कोट यानी बेस कोट पर लगाना चाहिए, या फिर ओवर द टॉप कोट सीएस कोट पर लगाना चाहिए, ओवर द स्केलर मुहर के ऊपर, या फिर बिफोर द बेस कोट यानी बेस कोट से पहले लगाना चाहिए। तो नेल पॉलिश कब लगाना चाहिए, सबको पता है बेस कोट लगाने के बाद बेस कोट के ऊपर जो है नेल पॉलिश अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ द क्लाइंट नैमल्स वुड बी बेनिफिट्स अ नेल हार्डनर में बी अप्लाइड डैश, यानी यदि ग्राहक के नाखून को लाभ होगा तो नाखून हार्डनर लगाया जाना चाहिए। कहाँ पे लगाना चाहिए, ऑप्शन है आपके आफ्टर द टॉप कोट यानी शीर्ष कोट के बाद, या आफ्टर द बेस कोट यानी बेस कोट के बाद, या आफ्टर द नेल पॉलिश के बाद लगाना चाहिए, या बिफोर द बेस कोट से पहले लगाना चाहिए। तो जो नेल हार्डनर होता है वो कहाँ कब लगाया जाना चाहिए, नेल हार्डनर आपका बेस कोट से पहले लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग अ मैनिक्योर और पेडिक्योर प्रोसीजर इफ़ यू ड्रॉ ब्लड द इम्प्लीमेंट शुड बी, यानी मैनिक्योर या पेडिक्योर की प्रक्रिया के दौरान यदि आप रक्त खींचते हैं तो इम्प्लीमेंट डैश होना चाहिए, यानी ऑप्शन से आपके साफ और कीटाणु रहित होने चाहिए इम्प्लीमेंट, या फिर बाहर किया हुआ होना चाहिए, या फिर कपास से साफ करना चाहिए यानी कॉटन से साफ करना चाहिए, या फिर पानी से धुलना चाहिए, पानी से मतलब वॉश्ड विथ वाटर। तो मैनिक्योर और पेडिक्योर के दौरान ब्लड इम्प्लीमेंट शुड भी कैसे करना चाहिए, यहाँ पर ये होता है आपका क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेंट, साफ और कीटाणु रहित तो होना चाहिए इम्प्लीमेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई पैड्स शुड बी यूज्ड इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग केस, यानी निम्नलिखित किन मामलों में आई पैड का उपयोग किया जाना चाहिए। आई पैड का उपयोग किस मामले में किया जाना चाहिए, ऑप्शन है आपके मेकअप के दौरान, या फिर एस्ट्रिंजेंट लोशन यानी अस्थिर लोशन के दौरान, या फिर फाउंडेशन क्रीम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आई पैड का यहाँ पर इस्तेमाल इनमें से किसी मतलब कोई भी ऑप्शन आई पैड का इस्तेमाल इनमें से किसी भी ऑप्शन के दौरान नहीं करना चाहिए। आई पैड नॉर्मली क्या होता है, इस मेकअप से इनका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ मेकअप एप्लीकेशन लिप कलर डैश इज अप्लाइड, यानी एक मेकअप उपयोग में होंठ पर रंग डैश में लगाना चाहिए। होंठ पर रंग यानी लिपस्टिक कब लगाना चाहिए, ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर पाउडर, यानी पाउडर के तुरंत बाद लगाना चाहिए, या बिफोर चिक गाल को रंगने से पहले कलर, या फिर सेकेंड लास्ट स्टेप यानी दूसरे अंतिम चरण के दौरान लगाना चाहिए, फिर लास्ट अंतिम स्टेप में लगाना चाहिए। तो होंठ पर लिपस्टिक कब लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं, यानी सारा मेकअप आप अप्लाई कर लेंगे जो भी रहता है, उसके बाद सबसे लास्ट में लिप कलर अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये हमारा लास्ट सवाल है। वाइड शेड आइज कैन बी मेड टू अपीयर क्लोजर टुगेदर इफ़ यू, यानी चौड़ी आंखों के पास पास दिखाई देने के लिए आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ऑप्शन से आपके आंखों के अंदर के कोनों में भौं लाइनें बढ़ा देंगे, या फिर भौहों के सिरे को आर्क करेंगे, यानी भौं के जो आईब्रोज हैं उसको क्या करेंगे, आर्क प्रोवाइड करेंगे, या फिर दोनों तरफ भौं लाइनों के बाहर छोटा करेंगे, या फिर भौं लाइनें सीधे बनाएंगे, यानी जो आईब्रोज होती हैं वो सीधी रहेंगी। तो चौड़ी आंखों के पास पास दिखाई देने के लिए आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, आंखों के अंदर के कोनों में भौं लाइनें बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्सटेंड आईब्रो लाइंस टू इनसाइड कॉर्नर्स ऑफ आईज। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।